राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी पेपर थर्ड के बारे में। इस पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही रिसेंट और लेटेस्ट अप्रोचेस के ऊपर, या इन्हें बोल दें कि ये रिसेंट साइंसेस के ऊपर डिपेंड है। इस पेपर के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो 1950 के बाद डेवलप हुए हैं और उनका जो एप्लीकेशन है वो ह्यूमन काइंड के लिए कितना यूज़फुल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं हूं आपका टीचर एंड मेंटर रोहित बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़। सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, 2 प्रश्न प्रत्येक यूनिट में से होंगे और सभी का जवाब देना कंपलसरी होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इन प्रश्नों का उत्तर देने की शब्द सीमा जो है वो 50 शब्दों की है। तो आप ज़्यादा डिटेल में टाइम ना लगाएं, बहुत ही आराम से इसे 50 शब्दों में कंसाइज फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन कर दें। सेक्शन बी, इसमें भी 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है उसमें आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी और इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर सभी पांचों प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए शब्द सीमा 200 शब्दों की रहेगी। तो आप यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम के साथ में 200 शब्दों में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम हमेशा वेल लेबल्ड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जिस भाग को आप दर्शाना चाह रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करें। सेक्शन सी में कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक यूनिट में से 1 प्रश्न होगा और जिनका जवाब आपको 500 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आप दें। कुल पेपर जो हैं उनकी संख्या हमारी 3 है। कुल मिलाकर 135 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर रहेगा। मिनिमम मार्क्स 48 हैं। पेपर फर्स्ट 3 घंटे का होगा और उसके मैक्सिमम मार्क्स 45 नंबर और मिनिमम मार्क्स जो हैं 16। पेपर सेकंड 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 45 और मिनिमम मार्क्स हैं 16। पेपर थर्ड भी आपका 3 घंटे का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 45, 45 और मिनिमम मार्क्स हैं 16। इसके अलावा एक आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है 5 घंटे का, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 65 और मिनिमम पास मार्क्स 24 होते हैं। यह प्रैक्टिकल आपका 1 दिन में होता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। पेपर थर्ड का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पहली यूनिट में हम जीन कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल से लेकर आज वर्तमान में मॉलिक्यूलर लेवल तक की जो समझ है हमारी जीन के बारे में, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिर हम जेनेटिक कोड के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से जेनेटिक कोड जो है उसके अंदर हमारा इंफॉर्मेशन एनकोडेड होता है। एनकोडेड, एनक्रिप्टेड, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। डीएनए टाइप्स, डीएनए के विभिन्न प्रकार क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, जेड, इन सब के बारे में बात करेंगे। किन किन कंडीशंस में इनका निर्माण होता है और इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम। हम यहाँ पर यूकैरियोटिक सिस्टम की बात नहीं करेंगे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर केवल प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करेंगे
ई कोलाई जो है इन चीज़ों के लिए एक मॉडल ऑर्गेनिज्म रहा है, तो हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो ई कोलाई के संदर्भ में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ जीन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन जो है वो एक ऐसा मतलब अणु है जिसको लिमिटिंग फैक्टर में काउंट किया जाता है। नाइट्रोजन गैस के रूप में बहुत बहुतायत में उपस्थित है हमारे पर्यावरण में, लेकिन जीवों के लिए इसकी सदैव कमी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है ये बहुत ही अक्रिय है, यह जल्दी से क्रिया नहीं करती। तो इस नाइट्रोजन को हमें केमिकल प्रोसेस के द्वारा अमोनिया में बदलना पड़ता है और उस अमोनिया से हम यूरिया बनाते हैं और उस यूरिया का हम खेतों में उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही महंगी प्रक्रिया है, लेकिन अगर ये काम कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप से करने लग जाए, तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म के निफ जीन्स को हम निकाल कर अगर सभी क्रॉप्स में डाल दें तो उनकी नाइट्रोजन की डिमांड जो है ये बहुत कम हो जाएगी। और नाइट्रोजन की डिमांड कम होने से हमारे एग्रीकल्चर इनपुट जो हैं उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ा इनपुट जो है वो फर्टिलाइजर्स का रहता है। यूनिट सेकेंड बात करेंगे हम प्लाज्मिड्स के बारे में। ये कुछ सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के और बैक्टीरिया के वगैरह में पाए जाते हैं। तो हम इन प्लाज्मिड्स के बारे में बात करेंगे। काइंड एंड देयर यूजेस, इनके उपयोग क्या हैं, किस किस तरह के प्लाज्मिड होते हैं, इनका यूजेस वेक्टर के रूप में कैसे करते हैं। वेक्टर का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो इन्हें व्हीकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम वेक्टर्स, स्पेसिफिकली वेक्टर्स जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये टर्म हमने बनाई है, जो जीनों के एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके बाद में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसी के साथ में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, आरडीटी। किस प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, पुनर्योजक डीएनए का पुनर्योजी का निर्माण करते हैं, उसके लिए हमारे पास में क्या क्या टेक्नोलॉजी है। उसके बाद बात करेंगे टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि कौन कौन से जो हैं टूल्स को हम इसमें उपयोग में लाते हैं, जैसे पीसीआर, जीन सीक्वेंसिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जीनोमिक लाइब्रेरी। यूनिट थर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इंट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन, किस तरह से ट्रांसजीन्स का एक दूसरे के साथ में इंट्रैक्शन होता है और किस तरह से इन्हें यूकैरियोटिक सिस्टम से प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सिस्टम में एक्सप्रेस किया जाता है। इसी के साथ में एक क्लासिकल एग्जाम्पल है बीटी टॉक्सिन, क्योंकि कृषि क्षेत्र में पहला, जैसे हमने बात की, सबसे बड़ा इनपुट जो है वो रहता है फर्टिलाइजर्स का, और दूसरा बड़ा सबसे इनपुट जो रहता है वो रहता है पेस्टिसाइड्स का। तो हम क्या ऐसे कुछ जीन्स को हमारी क्रॉप में डाल दें जिससे हमारी पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। हालांकि हम ये बहुत जल्दी है इनकी एनवायरमेंटल सेफ्टी के बारे में कहने का, तो एनवायरमेंटल सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, लेकिन बीटी टॉक्सिन ने बहुत सारी चीज़ों को रिवोल्यूशनाइज किया है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में हम किन तरीकों से जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहला है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, कि आप वेक्टर के थ्रू जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेज दें। ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र, और इसी के साथ दूसरा हम पढ़ेंगे वेक्टरलेस, बिना वेक्टर के उपयोग के आप कैसे जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पार्टिकल, लाइपोसोम और केमिकल मेथड। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री रही है, हमने किस तरह से प्लांट का टिश्यू जो लेके उससे एक नए पौधे का निर्माण किया, उसे प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका स्कोप क्या है। बेसिक टेक्निक एंड टूल्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर करने की बेसिक तकनीक क्या है और कौन कौन से टूल्स हमें अवेलेबल हैं। ब्रीफ अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, बहुत छोटे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किया जाता है और किस तरह से उनका फ्यूजन होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इनका एप्लीकेशन क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर का एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री में।
माइक्रो प्रोपेगेशन एंड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये दोनों ही प्लांट टिश्यू कल्चर के भाग हैं। तो किस प्रकार से हमने प्लांट टिश्यू बनाया है और उसको हम किस प्रकार से एक नए पौधे का निर्माण करेंगे, उसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। और किस प्रकार अगर हम उसे एम्ब्रियो बनाएं ताकि हम उसे सीड की फॉर्म में कल्टीवेट कर सकें, तो उसे हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर इन इंडस्ट्री में इसका क्या उपयोग है। सेकेंडरी प्लांट प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, इनका थेरेप्टिक यूजेस और इनका इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूजेस जो है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये केमिकल किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं और किस तरह से हम उनका उत्पादन जो है वो एक मतलब इंडस्ट्री की फॉर्म में कर सकते हैं। डेफिनेशन, टाइप एंड यूज ऑफ एल्केलॉइड्स भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इनका क्या डेफिनेशन है, किस टाइप के एल्केलॉइड्स होते हैं और इनका क्या यूजेस है, हमारे कमर्शियल यूजेस क्या क्या है, थेरेप्टिक यूजेस क्या क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, क्या क्या जो है फैक्टर्स हैं, क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो प्रभावित करती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में। इन कल्चर्स ग्रोन इन बायोरिएक्टर्स, तो ये सब जो हम बायोरिएक्टर्स जो हैं, ये बड़े वेसल्स होते हैं। इन वेसल्स के अंदर हम कल्चर मीडिया रखते हैं और कल्चर मीडियम के अंदर हम लोग लगातार टिश्यू को ग्रो करते हैं और उन टिश्यूज़ को जो है स्पेशल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए तैयार किया गया है। तो हमें क्या होगा कि जो वो टिश्यू है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएंगे और हम उस बायोरिएक्टर से लगातार उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अलग करते रहेंगे। तो ये किस प्रकार से होता है, हम इनकी डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे बायोरिएक्टर्स की और उसमें किस प्रकार से इनको यूज़ किया जाता है। इन बायोरिएक्टर्स को हम फर्मेंटर्स भी कह देते हैं। तो पेपर थर्ड जो है ये आपका कंपटीशन के एस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन कॉम्पिटिशन्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का प्रपोर्शन या हिस्सा कहें तो वो काफ़ी अधिक रहता है, क्योंकि ये रीसेंट साइंस है, इसमें रीसेंट डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ है और आज के हिसाब से ये बिल्कुल लेटेस्ट ब्रांच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे इस कोरोना काल में। हमारे पास यही एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकें, हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, घर में फिज़िकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे और हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे और कम से कम अपने घर से बाहर निकलेंगे। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।